स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो का नेक्स्ट क्लास सम नंबर 1 के साथ। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा। इसका और में आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि एग्जैक्टली 99.99% सेम टॉपिक है। वो 0.0 का क्या कहानी है, 1% वो सब हम लोग जब चैप्टर करेंगे, 3-4 सम्स हम लोग करेंगे और 15-20 तो होमवर्क दे देंगे ठीक है, वो तब का कहानी वो क्लियर हो जाएगा। और हम गारंटी के साथ बता रहे हैं 15-20 सम अगर तुम बनाओगे घर पे बन जाएगा, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट 99.9% सेम है। और अलग से क्वेश्चन 5 मार्क्स का और आता है, मतलब ये टॉपिक अपने आप में कंपलसरी 20 मार्क और ऑप्शन के साथ 35 मार्क कवर करता है। समझो, कंपलसरी 20 मार्क्स 15+5 और ऑप्शन के साथ पेपर का 35 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेटिंग टू वाई लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। छोटा सा सम बनाना है हम लोग को, बस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्या दिया हुआ देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जिसके द्वारा हम ऑपरेशन चालू रखते हैं, जैसे स्टॉक खरीदते हैं बेचने के लिए। डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मतलब ये सीधा सीधा बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हम लोग एक बार कॉपी में फॉर्मेट देखेंगे, हम लोगों ने जो फॉर्मेट लिखा है उसमें एक हेडिंग आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फॉर्मेट में देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट में तुमको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पहले शुरू करते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें ऐड करते हैं 7 आइटम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तब जाके आता है हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसी को यहाँ पे सम्स में बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट्स। कितना दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन में 57,500। उसके बाद देखो डेटर्स डिक्रीज हो रहा है, तो डेटर्स तो हमारा करंट एसेट है और हम लोग ने लिख रखा है अगर करंट एसेट डिक्रीज होगा तो वो ऐड कर देंगे, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। फिर देखो स्टॉक करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा तो लेस। इन सबके पीछे लॉजिक क्या है, करंट एसेट जैसे स्टॉक इंक्रीज हो गया, मान लो 1 लाख से 3 लाख हो गया, मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख का स्टॉक परचेज किया, और परचेज किया तो कैश का आउटफ्लो हुआ। बिल्स पेएबल दैट इज करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो ये लेस हो जाएगा। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ऐड हो जाएगा। और कैश एट बैंक का भी इंक्रीज दिया है, बट इस चैप्टर के लिए इसको हम लोग करंट एसेट नहीं मानते हैं। तो एक बार हम लोग कैलकुलेटर में पहले सम्स को सॉल्व कर लेते हैं, फिर लिख के कैसे सॉल्व करना था देख लेंगे। 57,500 देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिया हुआ है। 57,500 में ये जो डेटर्स का डिक्रीज है, डेटर्स का डिक्रीज दिया हुआ है 5,000, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दो 5,000। स्टॉक का इंक्रीज हो रहा है 2,000, लेस कर देंगे। बिल्स पेबल डिक्रीज हो रहा है 4,500, लेस कर देंगे। और क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है 3,200, ऐड कर देंगे। लेकिन ये जो कैश एट बैंक है, जो कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था इस चैप्टर के लिए हमारा करंट एसेट नहीं है, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसका चेंजेस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इतना करने पे हम लोग कितना मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में, 5 मार्क्स। 5 मिनट नहीं लगेगा, 5 मार्क्स पॉकेट में आ जाएगा, इतना आसान है। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन सम नंबर 1। स्कॉलर का जो भी पेज नंबर होगा अकॉर्डिंगली लिख देना। एग्जाम 2006 का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सम नंबर 1 एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। हेडिंग दे दो कंप्यूटेशन of cash flow from operating activities. कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सम्स में देखो 3 पार्ट होता है, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है फिनेंसिंग। लेकिन क्योंकि ये छोटा सा सम्स आया हुआ है 5 मार्क्स के लिए, इसलिए सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछा है, वो भी पूरा नहीं पूछा है। पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम, क्योंकि ये कंप्लीट सम्स नहीं है इसलिए 2 ही अमाउंट का कॉलम।
particulars amount particulars amount and amount. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसमें सबसे पहले लिख देंगे, हम लोग को कहां से शुरू करने के लिए दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ऐसे तो हम लोग फॉर्मेट में लिखे हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लेकिन यहां पे जो लिखा है वही लिख देंगे हम लोग, चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट चलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट्स का मतलब ही होता है ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। हाँ हाँ लिखना पड़ेगा, बता रहे हैं, नहीं, बिफोर चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट्स। तो कितना आ रहा है अमाउंट, 57,500, मतलब वही कितना अमाउंट लेना है 57,500। अब देखो डेटर्स डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, एड डिक्रीज इन डेटर्स, एड डिक्रीज इन डेटर्स, इनर कॉलम में लिख देंगे 5,000, एड डिक्रीज इन डेटर्स 5,000 इनर कॉलम। फिर देखो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो कैश का आउटफ्लो होगा, तो ये लेस का आइटम है, तो ऐड में 2-3 लाइन का गैप छोड़ देते हैं, लेस का आइटम लिख देंगे, लेस इंक्रीज इन स्टॉक, लेस इंक्रीज इन स्टॉक 2,000 लिख दिए। उसके बाद देखो बिल्स पेबल जो कि करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी लेस हो जाएगा, डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितना, 4,500। एंड लास्ट में देखो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने पे ऐड। कैश एट बैंक भी हमारा करंट एसेट है, लेकिन उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो सीसीई का पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, और सिर्फ इस चैप्टर के लिए वो हमारा करंट एसेट नहीं है। तो 5,000 और 3,200 को ऐड करके आउटर निकालेंगे तो आएगा 8,200। ठीक है, अब 57,500 प्लस 8,200 ऐड करने पे आ रहा है 65,700, इसके सामने कुछ नहीं लिखना है, और 2,000 और 4,500 बाहर निकालेंगे, 6,500 लेस होगा, तो 65,700 माइनस 6,500, फाइनल आंसर आ जाएगा 59,200। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, और यही सॉरी अभी अच्छा इसको यही फाइनल आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेटिंग तक निकालने बोल रहे हैं, तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, आएगा आंसर यही आएगा, नहीं थोड़ा लिख दो अच्छा लगेगा। तो 57,500 में 8,200 ऐड हुआ था, 65,700 आया था, 6,500 लेस किए तो 59,200 आया, लेस कर देंगे टैक्स, टैक्स पेड 59,200 फिर से आ गया, ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नोट लिख देना, इंक्रीज इन कैश एट बैंक is not considered
as cash at bank, as cash at bank, as cash at bank is a part of, is a part of cash एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का सम नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट सम नंबर 2। सम नंबर 2 देखो, एग्जाम 2002 में आया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग को निकालना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं। पीएल का हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है 1,60,000 क्लोजिंग है, 1,60,000 क्लोजिंग है, और ओपनिंग भी दिया हुआ है 2,30,000 ओपनिंग है। ठीक है, ये सम्स हम लोग कर रहे हैं। स्कॉलर AK मुखर्जी, ये बुक फॉलो करना है। पूरा क्वेश्चन बीकॉम में इसी बुक से आने वाला है। पेपर लीक 100%। ठीक है, 6 सेमेस्टर में पूरा पेपर इसी बुक से आएगा। ठीक है, तो नहीं, हमको कोई कमीशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 1,60,000, ओपनिंग दिया हुआ था 2,30,000। अदर ट्रांजैक्शंस में हम लोग को दिख रहा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 15,000। याद रखना, बैड डेट एक नॉन कैश आइटम होता है। डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड 30,000। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन रेकरिंग इनकम होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये एक फिक्टिशियस एसेट है। टैक्स पेड भी दे दिया है, इंटरिम डिविडेंड पेड भी दे दिया है, ट्रांसफर टू रिजर्व भी दिया हुआ है। ओल्ड मशीनरी जिसका WDV था 18,000, उसको बेचा गया 20,000 रुपया में, एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दे दिया सीधा। तो देखो एक चीज समझ जाओ, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसका हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, ऐसे बोल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। मान लो करंट एसेट 5 है, करंट लायबिलिटी 3 है, तो वर्किंग कैपिटल 2 ही तो होगा। और ये 2 किसका पार्ट है, क्या 2 3 के अंदर है? हाँ है। लेकिन ये 2 बच गया, ये तो 5 माइनस 3 मतलब 5 का एक्सेस है ये। समझे कि नहीं? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। दिस 2 इज द पार्ट ऑफ 5 जो एक्सेस बच गया। तो हम बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब, ये वर्किंग कैपिटल 5 से अगर 3 हो गया तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तुम देखो वर्किंग कैपिटल 5 माइनस 3 2 आ रहा है। ऐसे करके मान लो नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। मान लो नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल 10 दिया हुआ है, तो मान लो ये फर्स्ट ईयर का 2 है और सेकंड ईयर का 10 है। फर्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल 2, सेकंड ईयर का 10। तो अगर वर्किंग कैपिटल 2 से 10 हो गया, लास्ट ईयर 2 था, इस साल 10 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल की डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये जो वर्किंग कैपिटल 2 आया था, ये तो करंट एसेट का ही पार्ट था, है कि नहीं? इसका मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इंक्रीज इन करंट एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 था करंट एसेट, 3 था करंट लायबिलिटी, तो जो 2 बचा वो तो करंट एसेट का ही पार्ट है ना।
इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इंक्रीज इन करंट एसेट, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इंक्रीज इन करंट एसेट, और यही होता है कैश का आउटफ्लो। सिमिलरली डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू डिक्रीज इन करंट एसेट, और ये होता है कैश का इनफ्लो। समझ में आया? क्लियर? फिर से बता रहे हैं एक बार फिर से। मान लो ओपनिंग में वर्किंग कैपिटल आया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके 10 माइनस 4, तो कितना 6। तो ये जो 6 है वो करंट एसेट का पार्ट है। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल आया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके, सपोज 12 माइनस 7 5। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है दिस नथिंग बट करंट एसेट, ये भी करंट एसेट। अगर 6 से 5 हो गया तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डिक्रीज इन करंट एसेट, और डिक्रीज इन करंट एसेट के कारण कैश का इनफ्लो होता है। तो अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इंक्रीज इन करंट एसेट, उससे करंट कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये चीज याद रखना है हम लोग को सम्स करने के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ वर्किंग नोट बना लेंगे। तो करीब मान के चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए हम लोग को 10 बार लाइन का जगह लग जाएगा। तो 10 बार लाइन का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। पहला वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट बना लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो सबसे पहले चीज चेक करो क्या क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया है? कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, तो हम लोग लिख देते हैं नील। ओपनिंग डेट होगा 31 मार्च 2021, क्लोजिंग डेट दिया है लास्ट ईयर का, तो ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 2021। तो लिख दो 2021 अप्रैल का 1 तारीख बाय बैलेंस बीडी नील। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस लिख दिए बाय बैलेंस बीडी नील। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे 2022 मार्च 31। क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिया तो ये भी नील। एकदम फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, सॉरी सेकंड क्लास में हमने सीखा था प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाना। तो उसमें हमने सीखा था कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है तो वही हो जाएगा टैक्स पेड, और जो क्लोजिंग दिया है वही हो जाएगा बाई पीएल। बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं था, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन में देखो टैक्स पेड दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया हुआ है 14,000। तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे 2023 मार्च 31 टू बैंक, नीचे डैश देके टैक्स पेड कितना 14,000। 14,000 तो टैक्स पेड दिया हुआ था 14,000 और कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। तो जब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं था तो इसको हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे ईयर एंडिंग का डेट पे 2022 मार्च 31 बाई पीएल, नीचे डैश दे के ट्रांसफर बैलेंसिंग फिगर 14,000। इसका मतलब क्वेश्चन में जो टैक्स पेड दिया है उसी को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि करंट ईयर में उसी का प्रोविजन बनाए हम लोग। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में टैक्स पेड 14,000 आ गया और बाई पीएल का फिगर भी 14,000 आ गया। ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 1।
अब बनाएंगे वर्किंग नोट 2। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ, सॉरी ये 22 होगा, हाँ ये 22 होगा, मिस राइटिंग। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर्टिकुलर्स। अच्छा एक चीज पहले से बता दे रहे, एग्जाम में तुम्हारे आसपास जो स्टूडेंट है वो लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, वो लोग एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाएंगे टी फॉर्म में, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म भी बना सकते हैं या फिर वो पीएल अकाउंट भी बना सकते हैं, एडजस्टेड पीएल। तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो सबसे पहले लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल। सब कोई क्वेश्चन में देखो, क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना दिया हुआ है? सर ये दिया आपको 1,60,000, आउटर मोस्ट कॉलम में लिख दिए। क्लोजिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1,60,000, उससे लेस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो ओपनिंग बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 2,30,000। बोलने का मतलब ये है कि साल के शुरुआत में बैलेंस ऑफ पीएल था 2,30,000 और साल के एंड में हो गया 1,60,000। तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। कितना? 70,000 नेगेटिव, 70,000 नेगेटिव। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल 1,60,000 लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल 2,30,000, तो 70,000 नेगेटिव। और ये जो 70,000 नेगेटिव आया ये हो जाएगा डिक्रीज इन पीएल ड्यूरिंग द ईयर। डिक्रीज इन पीएल ड्यूरिंग द ईयर, डिक्रीज इन पीएल ड्यूरिंग द ईयर। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। तो क्वेश्चन में देखो ट्रांसफर टू रिजर्व दिख रहा है, ट्रांसफर टू रिजर्व क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर देते हैं जो कि दिया हुआ है 40,000। ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर देते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 40,000। तो कहां लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व? इनर कॉलम, इनर कॉलम। ठीक है, और क्या ले लेते हैं हम लोग? प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। तो देखो तो क्वेश्चन में कोई प्रपोज्ड डिविडेंड पेड दिख रहा है? नहीं है, तो लिख देते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड निल। नहीं है तो निल लिख दे रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज इन पीएल ड्यूरिंग द ईयर 70,000 नेगेटिव, एड ट्रांसफर टू रिजर्व 40,000, प्रपोज डिविडेंड निल, इंटरिम डिविडेंड पेड ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो इंटरिम डिविडेंड पेड। तो कितना दिया हुआ है? 8,000। तो 40,000 और 8,000 को आउटर कॉलम में निकालेंगे तो 70,000 नेगेटिव था, 48,000 उसमें ऐड कर दो तो 22,000 नेगेटिव। ये जो 22,000 नेगेटिव आया इसके सामने लिख देंगे ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड हुआ, 40,000 दिया हुआ था, प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया हुआ था तो निल लिख दिए, इंटरिम डिविडेंड पेड दिया हुआ था लिख दिए उसको। अब ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का कौन सा फिगर लेते हैं? जो बाई पीएल बोल के आता है वही फिगर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स में ये वाला 14,000 लेंगे कि ये वाला 14,000? ये वाला। ठीक है, जो 14,000 बाई पीएल बोल के आया है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, बहुत डिफरेंस है। ये भी 14,000 है, ये भी 14,000 है, बट ये टैक्स पेड है लेकिन ये बाई पीएल वाला है।
ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बस ठीक है। 14,000, तो 22,000 नेगेटिव में 14,000 ऐड कर दो तो आ जाएगा 8,000 नेगेटिव, और ये जो 8,000 नेगेटिव आया यही हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। विजय भी था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 8,000। अब इसके बाद चले जाएंगे मेन सम में, जहां स्पेस छोड़े थे। तो मेन सम में हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो। हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हेडिंग दे देंगे सम नंबर 2 है ये, एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम, क्योंकि अगेन ये मेन सम नहीं है। मेन सम हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे तो 3 कॉलम बनेगा। ये पार्ट ऑफ द सम्स है, छोटा सा सम्स है, इसलिए 2 कॉलम। कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम लोगों ने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, 8,000 नेगेटिव आया था, उसको 8,000 नेगेटिव ही रहने देंगे, 8,000 नेगेटिव। अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐड कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो नॉन कैश आइटम के नाम पे सबसे पहला आइटम आएगा, देखो बैड डेट रिटर्न ऑफ। समझो बैड डेट एक नॉन कैश आइटम है। जब बैड डेट होता है तो ना ही कैश का इनफ्लो होता है और ना ही पॉकेट से कैश का आउटफ्लो होता है। बट बैड डेट कैसा लॉस है? ऑपरेटिंग लॉस है, बिल्कुल। बिजनेस का ऑपरेशन चलते रहेगा, बैड डेट लॉस होते रहेगा। बिजनेस का ऑपरेशन बंद हो जाएगा, बैड डेट का लॉस होना भी बंद हो जाएगा, है ना। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा बैड डेट का लॉस ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे हमारा बिजनेस ऑपरेशन एक्सपैंड करे। ठीक है, मतलब ऐसा मन से नहीं चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं यही चाहते हैं। ठीक है, तो नॉन कैश आइटम है बैड डेट, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ को ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट बोलेगा कि ये तो फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ था, वो 7 आइटम जो ऐड किए थे, हाँ नहीं लिखा हुआ था, बट बैड डेट रिटर्न ऑफ उसमें भी बताए थे क्लास में, ऐड हो जाता है, नॉन कैश आइटम है। देखो सेमेस्टर 6 का सारा स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है, सबको ये अपना फीस टाइम पे दे देता है, अब क्या बोले हम। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ, ठीक है, नॉन कैश आइटम है, 15,000 इनर कॉलम में लिख दिए। आएगा बैड डेट के बाद डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन में ध्यान दो, डेप्रीशिएशन भी नॉन कैश आइटम है, तो वो भी ऐड हो जाएगा 30,000। ये जो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम का आइटम है कि एक्सपेंस का आइटम है? ये इनकम का आइटम है। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तब डिविडेंड मिला है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, ये भी ऐड हो जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट, याद रखना डिबेंचर इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ऐड हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर फिक्टिशियस एसेट, तो जितना राइट ऑफ हुआ है उतना ऐड कर देंगे, 2,000।
टैक्स पेड को अभी कंसिडर नहीं करेंगे, वो एंड में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा इंटरीम डिविडेंड पेड, ये ऑलरेडी एनपीबीटी में कंसिडर हो चुका है, फाइनेंसिंग में आता है, फाइनेंसिंग बनाना नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व कंसिडर हो चुका है। 18,000 का मशीन को 20,000 में बेचा तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब नॉन रेकरिंग इनकम है, तो बाद में लेस करेंगे। फिलहाल अभी और कुछ है नहीं, ऐड का आइटम खत्म, उसको लास्ट में लेते हैं, अभी नहीं। 15 और 30 45, 45 और 4 49 और 2 51,000, तो 8,000 नेगेटिव में 51,000 ऐड कर दो तो आ रहा है 43,000। ये जो 43,000 पॉजिटिव आया इसके सामने कुछ नहीं लिखना है। अब लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंडर में एक डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। डिविडेंड अगर मिल रहा है तो इनकम है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया तो डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में लिख देंगे 6,000। इसके अलावा देखो एक मशीन हमने बेचा और बेच के प्रॉफिट हुआ है, तो लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि 18,000 का मशीन था, 20,000 में बेच दिए, तो 20,000 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस, 18,000 उसका बुक वैल्यू, तो बेच के 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। और कोई लेस का आइटम है नहीं, तो इन दोनों को ऐड करके निकाल देंगे आउटर में और लेस कर देंगे 43 माइनस 8 35,000। ये जो 35,000 आया इसी को हम लोग क्या देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो आंसर में भी दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसका पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 35,000। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट रहेगा तो ऐड कर देंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट रहेगा तो लेस। तो सीधा यहाँ पे एक आइटम दिया है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और अभी अभी देखे थे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इंक्रीज इन करंट एसेट, और जो इंक्रीज इन करंट एसेट होता है वो कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए इसको सीधा लेस कर देंगे। लिख दो लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। याद रखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन करंट एसेट, और इंक्रीज इन करंट एसेट लेस हो जाता है, तो 35,000 में से 12,000 लेस कर दो 23,000। ये जो 23,000 आया ये हो जाएगा हम लोग का कैश जेनरेटेड फ्रॉम, लास्ट में दिया एकदम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 23,000। इससे एक ही चीज लेस करते हैं, टैक्स पेड, जो कि दिया हुआ है 14,000, तो 23,000 में से 14,000 लेस करने पे आ रहा है 9,000, और ये 9,000 पॉजिटिव आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एग्जाम में ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, ये सब 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है, क्लियर। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं।